हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आप लोगों की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। हम लोग इस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मिनरल्स क्या होते हैं, पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, और लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था दो अलग अलग वीडियोज़ में कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली दोनों के जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करने से पहले एक बार शॉर्ट में आपको फिर से समझा देती हूँ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। सो बेसिकली कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी उन सोर्सेज को बोला जाता है जो हम रिन्यू नहीं कर पाते, जिन सोर्सेज के हमारे पास बहुत लिमिटेड डिपॉजिट्स हैं। हम जानते हैं कि आज नहीं तो कल आने वाले टाइम में वो हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे एंड उनको दोबारा बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो वी नीड टू प्रिजर्व दैम ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी उसे यूज़ कर पाए। हमें उसे बहुत केयरफुली यूज़ करना है, ठीक है। इसलिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, फायरवुड, कोल एंड हाइड्रल पावर। एंड अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। सो बेसिकली नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो कि हम एक बार हमने उस पर इन्वेस्ट करना है एंड वो ईज़िली जो है रिन्यू हो सकते हैं। हमें नेचुरल जो एनर्जी के सोर्सेज हैं जैसे कि सनलाइट, विंड, हम उनसे उनको यूज़ करते हैं। ओके, सो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं क्योंकि हम इसको ईजिली रिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के जो हैं एडवांटेजेस। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑयल के एडवांटेजेस। सो ऑयल को बेसिकली बहुत इजी है ट्रांसपोर्ट करना। इनको बहुत जहाँ से इनको हम डिफरेंट रॉक से जब इनको निकाला जाता है तो इनको बड़े बड़े टैंकर्स में भरा जाता है और टैंकर्स की हेल्प से हम इसको ईजिली जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये बेसिस है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ का कि हर कोई भी आप पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ले लीजिए, वहाँ पर बेसिकली हम जो मेन चीज़ जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है वो है ऑयल यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। सेम विद द नेचुरल गैस को भी ट्रांसपोर्ट हम ईज़िली कर सकते हैं। इसका ट्रांसपोर्ट होता है पाइपलाइंस के थ्रू। ये बहुत क्लीन होती है ऑयल से और कोयल से, मतलब बहुत इसे अच्छा समझा जाता है। नेचुरल गैस को बहुत साफ़ होती है ये दिखने में और ऑयल से हमें सस्ती भी पड़ती है। अब ऑयल और नेचुरल गैस के हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सो बेसिकली तो इसमें क्या दोनों के डिसएडवांटेजेस जो हैं बेसिकली वो ये है कि जब हम इसका यूज़ करते हैं तो कुछ पॉल्यूटेंट्स जो हैं रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से एसिड रेन जो है हो सकती है। और कई बार क्या होता है कि जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं या उसमें कहीं ऑयल गिर जाए या गैस का अगर लीक हो जाए तो उसकी वजह से कुछ भी नुकसान हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग फायरवुड की। फायरवुड हम लोगों ने पढ़ा था कि कुकिंग और हीटिंग में मोस्टली विलेजेस में यही यूज़ किया जाता है फायरवुड। ये इजीली अवेलेबल होता है, ये एक टाइम पर जो है इजीली एनर्जी प्रोवाइड करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे। आप लोगों ने देखा होगा जब विंटर्स होती है तो लकड़ियों को हम जलाकर उससे जो है एनर्जी जो है कंज्यूम करते हैं, मतलब हीट पर्पस के लिए जो है हम उसे यूज़ करते हैं। सो बहुत इजीली अवेलेबल होती है और मोस्टली विलेजेस में यही यूज़ की जाती है। पर इसका जो बेसिकली जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज वो ये है कि इसको जब हम कलेक्ट करते हैं ये लकड़ियों को जंगलों से जब हम काटते हैं तो वो जो कलेक्शन में जो टाइम है बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। ये बहुत ज़्यादा पोल्यूट करती है हमारे एनवायरनमेंट को,
जिसकी वजह से हम जो है प्रेजेंट टाइम में हम लोग कह रहे हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो जिसकी वजह से एक जो प्रॉब्लम हमने हमारे एनवायरनमेंट में देखी गई है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जब हम पेड़ की लकड़ियाँ जो काट रहे हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की जो है प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उस रेशियो में अगर हम देखें तो एफॉरेस्टेशन नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं हम कोल की। कोल के एडवांटेजेस हैं कि ये बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे पास, इसके बहुत अच्छी क्वांटिटी में जो है लार्ज डिपॉजिट्स हैं अवेलेबल, और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा एफिशिएंट कन्वर्जन है हमारे पास। इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत भारी होते हैं, बहुत बल्कि होते हैं नेचर में, कि हम इसको ट्रांसपोर्ट करने में, हमें इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे नहीं हैं। जो कोल है बेसिकली वो बहुत पॉल्यूटिंग है, अपने आप में ही नेचर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं हम लोग हाइडल पावर की। तो हाइडल पावर जो हमने समझा था वो बेसिकली जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है कि जो रेन वाटर या वाटर को हम स्टोर कर लेते हैं डैम्स में, और फिर उसको हाइट से जो है हम गिराते हैं। और जो ये हाइडल पावर के जो मशीन्स लगी होती हैं उसमें पानी इतनी ऊंचाई से तेज़ी से गिरता है कि वो जो मूविंग ब्लेड्स होती हैं और जो कि जनरेटर के साथ अटैच होती हैं, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है। ओके, सो जो हाइडल पावर के एडवांटेजेस ये है कि ये सबसे बड़ा ये है कि ये नेचर को पॉल्यूट नहीं करता है। अगर हम और सारे कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो वो जो है हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। तो ये नॉन पॉल्यूटिंग है। इससे हम जो पानी है, आप लोगों को पता है कि इरिगेशन में यूज़ होता है, फिशिंग में यूज़ होता है, और ये सबसे चीप, बहुत सस्ता तरीका है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है आसानी से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि जहाँ पर हम लोग डैम्स बिल्डअप करते हैं, जिस रिवर के आसपास जिधर हमें ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है, तो वहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं हमें उन लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है शिफ्ट करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। ओके, ये बहुत मुश्किल मतलब इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसका जो हाइडल पावर का ये जो सेटअप होता है, इसको ये एक्सपेंसिव होता है बेसिकली। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरह। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी को हमने लास्ट वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। विंड एनर्जी में हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि विंड मिल्स लगा दी जाती है बहुत खुले खुले मैदानों में, जिसके साथ पीछे जनरेटर जो है अटैच होता है। सो विंड एनर्जी के जो एक अगर हम देखें एक फार्म में 4 से 5 जो है विंड मिल्स लगाई जाती हैं। ये नॉन पॉल्यूटिंग होती है, ये हमारे एनवायरनमेंट को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है, सेफ़ और क्लीन होती है। और ये हम एक नेचुरल सोर्स को जो एनर्जी का है, विंड जो है, जहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा चलती है, हम उन एरियाज़ में जो है विंड मिल्स जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा जो हम इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो भी बहुत लो कॉस्ट पर जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं एक बार अगर हम विंड मिल्स को लगा दें तो। ओके, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो इसका जो मेजर डिसएडवांटेज वो ये है कि जब ये विंड मिल्स चलती हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। ओके, उसके साथ साथ विंड मिल्स का जो सेटअप है वो बहुत कॉस्टली है। अभी हमने बात की कि जो विंड मिल से जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो लो कॉस्ट हमें प्रोडक्शन में पड़ती है, बट विंड मिल्स को लगाने का जो कॉस्ट आता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। मतलब विंड मिल्स का जो सेटअप होता है बेसिकली वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और साथ साथ जब ये विंड मिल्स चलती हैं, विंड एनर्जी जब चलती है विंड मिल्स जब चलती हैं तो जो टीवी और रेडियो की जो तारें होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होती है। ओके, इसके साथ साथ बर्ड्स, जो उस एरिया में बर्ड्स जो एनिमल्स होते हैं
जो जब ये विंड मिल्स जब चलती हैं तो अगर कोई बर्ड या इसके आसपास आ जाए तो उनको भी नुकसान हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं हम सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोलर एनर्जी को बहुत इजी है यूज़ करना। एक बार हम लोगों ने सोलर पैनल्स लगा दिए तो जस्ट हमें क्या करना है, हमें सोलर पैनल्स वहाँ पर लगाने हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट आती हो। तो एक बार अगर हमने लगा दिए तो ये इनएग्जॉस्टेबल सोर्स है, कभी ख़त्म नहीं होगा, हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लस ये नॉन पोल्यूटिंग है, हमारे नेचर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्लस इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, कि जो इसकी कॉस्ट आती है सोलर एनर्जी को, जो सोलर पैनल्स को जो इंस्टॉल किया जाता है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। सो बेसिकली हम लोगों ने टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि टाइडल एनर्जी को जो है कैसे हम लोग टाइडल एनर्जी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी या कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो जब टाइड्स आती है समुद्रों में, जो लहरें, लो टाइड हाई टाइड का जो समय होता है, उससे जो है टाइडल एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिसिटी को हार्नेस करते हैं। सो इसका डिसएडवांटेज यही हो गया कि इसको जो इलेक्ट्रिसिटी को या पानी की जो बहुत जब हाई टाइड्स का समय होता है या लो टाइड्स का समय होता है तो वो जो एनर्जी को जो हमें हार्नेस करना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। प्लस ये हमारे वाइल्ड लाइफ को भी थोड़ा सा नुकसान जो है पहुंचाता है। जो वहाँ के एनिमल्स या वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ जो पाए जाते हैं, जो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं उस एरिया में, उनको जो है दिक्कत हो सकती है। ओके, प्लस टाइडल एनर्जी के एडवांटेजेस ये हैं कि ये हमारे नेचर को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती है, नॉन पॉल्यूटिंग होती है, कोई पॉल्यूटेंट्स नहीं आते हैं, तो एक बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट है। प्लस इनएग्जॉस्टेबल सोर्स है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी जो है कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस रिसाइकिल होता रहता है, तो इनएग्जॉस्टेबल सोर्स है ये एनर्जी का। अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। सो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था कि ये दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यूरेनियम एंड थोराइन, जिसकी वजह से हम न्यूक्लियर रिएक्टर में जब उसे डालते हैं, न्यूक्लियर फिशन करते हैं, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है। तो इसका एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि इसका जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में जो है हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। क्यों हम इसको लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने जब हमने इसको पढ़ा था तो हमने पढ़ा था यूरेनियम और थोराइन जो होते हैं वो जो दो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसलिए जब एनर्जी को जो प्रोड्यूस किया जाता है तो वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है। प्लस इसका जो डिसएडवांटेज बेसिकली ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है हम लोगों को। प्लस जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होते हैं यूरेनियम और थोरियम, जब हम इसको यूज़ करते हैं ये बहुत हार्मफुल होता है यूरेनियम जो है, तो जिसकी वजह से बहुत जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है जनरेट होता है। ओके, अब बात करते हैं बायोगैस। तो बायोगैस हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पिट जो है उसमें हम घर का जितना कूड़ा होता है या जो प्लांट्स और एनिमल, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनको हम बनाकर एक टैंक में डालकर जो है, तो बहुत ईज़िली जो है हम बायोगैस जो है यूज़ करने का बहुत ईजी सा तरीका है। और प्लस इसकी कॉस्ट भी जो है बहुत लो कॉस्ट है इसकी, हम इसको ईज़िली ऑपरेट कर सकते हैं, कोई भी बायोगैस ईज़िली जो है प्रोड्यूस कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे घर का जो वेस्ट होता है, जो हमारे सोसाइटी में जो वेस्ट होता है, हम उसके ज़रिए हम कोई एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो जो हमारा जो वेस्ट है वो भी कहीं यूज़ हो गया। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि जब बायोगैस को हम यूज़ करते हैं तो उस पर जो बैक्टीरिया जो आते हैं, उस बैक्टीरिया की वजह से कुछ गैसेस जो हैं प्रोड्यूस होती है। हम लोगों ने पढ़ा था वो गैसेस का नाम है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये दोनों ही गैसेस जो है ज़िम्मेदार हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में। जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो अंत में जो इफ़ेक्ट करता है वो ग्लोबल वार्मिंग पे जो है इफ़ेक्ट करता है।
ओके, सो अब बात करते हैं लास्ट हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, जो कि है जियोथर्मल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो जियोथर्मल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये था। आप लोगों को मैं इस वीडियो में जो है बेसिकली सारी जो एनर्जीज़ के बारे में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, आप डायरेक्टली ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आप लोगों का साथ ही साथ रिविजन भी हो गया। आप लोगों के लिए भी प्लस पॉइंट है कि आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। पर अगर आप लोगों को और अच्छे से समझना है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। फिर आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। कि जब हम किसी चीज़ के बारे में जान लेते हैं तो हम इजीली बता सकते हैं कि उस चीज़ के फ़ायदे और नुकसान क्या है। अब बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, जो हमारी अर्थ के अंदर से जो एनर्जी जो आ रही है, हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इको फ्रेंडली है, बहुत क्लीन है और हमेशा जो है हमारे पास अवेलेबल रहेगी। क्यों अवेलेबल रहेगी? क्योंकि हम जानते हैं हमारी अर्थ के अंदर जो है कितनी ज़्यादा अमाउंट में जो है एनर्जी है, हम उसको सही तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बस जियोथर्मल का जो एक डिसएडवांटेज है वो यही है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 2 ही जगह पे है इंडिया में, एक लद्दाख में है। तो आप लोग देख रहे हैं कि लद्दाख जो मेन लोकेशन है वो कितना सबसे ज़्यादा नॉर्थ जम्मू में जाकर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है वहाँ पर है। तो कितनी फार जो मेन सिटीज़ हैं उनसे हमें ना इसको कहीं दूर जाके इनको यूज़ करना पड़ता है, और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना या ट्रांसपोर्ट करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर हम मेन सिटीज़ में उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो एक कॉस्टली है इसको ट्रांसपोर्ट करना, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई होप कर दिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। और अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी है, कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर और वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। बाकी आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे या नीचे कमेंट सेक्शन में भी, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।